वेलकम टू गाइस, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। बहुत ही बढ़िया जोश और उमंग के साथ वीडियो बना रहे हैं। तो हम सिंपल सी बात है, पहले लेक्चर में हमने बताया क्या था कि हमने किस तरीके से हमारी स्ट्रेटजी रहेगी वो बात की हमने डिस्कस की थी। लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हम चैप्टर्स को लेकर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स को हमारे करने का इरादा है, उसको 2 सेक्शन में डिवाइड करेंगे। एक सेक्शन में आज करेंगे, एक सेक्शन में कल करेंगे। इस प्रकार से केमिकल काइनेटिक्स को फिनिश कर देंगे और बहुत ही बढ़िया चैप्टर है बेटा, सिंपल से आपको करना है। और इससे 2-3 क्वेश्चन हर साल रहते हैं, मतलब एक इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है। आप इसे मतलब ऐसे ही क्यों भी नहीं कर सकते। इस चैप्टर को आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। मतलब आप मिनिमम नहीं सोच के बैठे हुए चैप्टर को छोड़ना है तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप। इस चैप्टर को छोड़ नहीं सकते, बहुत ईजी चैप्टर भी है और आपने अपने आप से एक बोनस नंबर भी देगा। स्टार्ट करते हैं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स। चैप्टर्स का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। सबसे पहले सिंपल सी बात आपको ध्यान रखनी है। इसमें 3 बातें आपको ध्यान रखनी है कि किसी भी चैप्टर्स को स्टार्टिंग करने से पहले मैं एक थोड़ी सी इसका इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। केमिकल काइनेटिक्स का बात ये आती है कि चैप्टर्स में एक सबसे पहले इसका एक टाइप हेडिंग आती है। इसके 3 पैरामीटर्स आपको पता होना चाहिए कि किसी भी रिएक्शंस को केमिस्ट्री में होने के लिए 3 पैरामीटर्स होने चाहिए। सबसे पहला होना चाहिए कि वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, उसका आपको पता होना चाहिए। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होना चाहिए, डेल्टा जी का मान नेगेटिव होगा। मतलब यदि किसी नियत कांस्टेंट टेम्परेचर पर की बात करते हैं, यदि किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर यदि किसी भी रिएक्शन का डेल्टा जी नेगेटिव है तो वो रिएक्शन होगी। क्योंकि रिएक्शन होगी तो ही हम आगे पढ़ पाएंगे, तो उसके लिए हम सेकंड पढ़ते हैं। ये फर्स्ट कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। सेकंड होती है कि रिएक्शंस का प्रोग्रेस क्या होगी, मतलब बात करते हैं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शंस। मतलब इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं हम इसको। इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं कि रिएक्शंस का प्रोग्रेस कितना होगा, रिएक्शंस का कितना मतलब इसकी क्वांटिटी बढ़ेगी, रिएक्शंस का कितना मतलब प्रोडक्ट बनेगा, कितना रिएक्टेंट क्या होगा, इसका प्रोडक्ट यील्ड क्या होगा, इसके बारे में हम सब पढ़ते हैं किसमें, इक्विलिब्रियम में। ये मैं अभी नहीं पढ़ना, ये बताया जा रहा है जस्ट इंट्रोडक्शंस के लिए कि रिएक्शंस को होने के लिए फुलफिल होनी चाहिए। तीसरा पढ़ती है कि रिएक्शंस पहले हो गई, फिर होगी तो कितनी मतलब उसका प्रोडक्ट बन गया। प्रोडक्ट यील्ड बनने के बाद हमने देख लिया कि रिएक्शंस जो हो रही है उस रिएक्शंस का रेट क्या है, मतलब बात पढ़ते हैं रेट ऑफ रिएक्शंस। इसको आर से लिखूंगा मैं, ये आपको पता होना चाहिए। फिर रिएक्शन का लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शंस, मतलब रिएक्शंस का रेट क्या होगा, हमें मेनली यही पढ़ना है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको, फिर हम आगे चलते हैं। जिस किसी को भी थोड़ा देखने में प्रॉब्लम हो रही है वो फ़ोन को थोड़ा सा घुमा ले, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी सबको, बाकी पूरी प्रयास मेरे से किए जाएंगे। फिर आपको उठाते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। सबसे पहला टॉपिक आता है रेट ऑफ रिएक्शंस। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी कह सकते हैं, अगर क्वेश्चन यहाँ से आया है तो रेट ऑफ रिएक्शन से बढ़िया क्वेश्चन बनता है। रेट ऑफ रिएक्शंस के लिए आपको पहले पता होना चाहिए रेट ऑफ रिएक्शंस का मतलब मीन्स होता ही क्या है। रेट ऑफ रिएक्शंस का मीन्स होता है कि कंसंट्रेशन, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन की बात करें या फिर रिएक्टेंट की बात करें, उसके कंसंट्रेशन में चेंज अपॉन टाइम, इन दोनों का रेशियो ये क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शंस कहलाता है। अरे ये से नो यार, तो ये पता होना चाहिए रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ये हो गया। यहाँ से आप ज़्यादा कोई घूमे की बात नहीं करेंगे, सिंपल सी बात करेंगे। यदि किसी प्रोडक्ट का रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो आपको पता होना चाहिए उसके आगे क्या होता है, उसके आगे नेगेटिव से प्रोडक्ट निकलते हैं। क्योंकि प्रोडक्ट की हमेशा जब कोई रिएक्शंस, अगर बात करें, अगर ग्राफ बनाने की बात करते हैं हम, तो जब कोई रिएक्शंस का भी टाइम के साथ देखते हैं उसका प्रोडक्ट का प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शंस देखते हैं, तो आप देखोगे कि प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट है वो टाइम के साथ घटता जाता है। अरे ये याद हो यार, वही बात, सॉरी, जो प्रोडक्ट है उसकी मात्रा टाइम के साथ बढ़ती जाती है, वो जो रिएक्टेंट है उसकी क्या होता है, टाइम के साथ मात्रा घटती जाती है। मतलब ये किसको बता रहा है, रिएक्टेंट को बता रहा है। क्योंकि रिएक्टेंट की मात्रा क्या होती है, जैसे जैसे टाइम होता जाता है रिएक्टेंट की मात्रा कम होती जाएगी, तो ये रिएक्टेंट को शो करेगा। सेकंड आ गया ये की बात करें, सिंपल सी बात है, जैसे जैसे टाइम होता जाएगा तो क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट की मात्रा बढ़ती जाएगी, तो ये प्रोडक्ट को इंडिकेट करता है। ठीक है, थोड़ा सा ये बताने के लिए था। इसलिए जब भी आप कभी रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हो तो क्या होता है, प्रोडक्ट के लिए आगे, जब प्रोडक्ट के लिए निकालते हो आगे माइनस लगाना है, क्योंकि माइनस के मतलब जो डेल्टा चेंज आएगा वो नेगेटिव आएगा, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। कभी रेट ऑफ रिएक्शन नेगेटिव होता नहीं है, इसलिए क्या करते हैं हम, किसी भी रेट जो नहीं होती वो नेगेटिव नहीं होती। अरे ये से नो यार। फिर आगे बढ़ते सिंपल से बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे हम किसी प्रकार से कंसंट्रेशन के पद में लिख सकते हैं, इसी प्रकार हम प्रेशर के टर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि प्रेशर के टर्म में भी लिख सकते हैं। प्रेशर के टर्म में क्यों लिख सकते हैं आप, पी वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो CRT हो जाएगा, पी इक्वल टू, और हम किसी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर रिएक्शंस की बात करते हैं, और आर तो यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, तो मतलब पी वापस क्या होता है, समानुपाती होगी सी की। मतलब जो बात हम कंसंट्रेशन के लिए करें वही बात प्रेशर के लिए भी कर सकते हैं। अरे ये सर, ये सिंपल सी बात हो गई, आपको पता होना चाहिए। फिर आगे हम बढ़ते, सिंपल सी बात है, यूनिट भी पता होना चाहिए। यूनिट आपको रेट ऑफ रिएक्शंस की पता होना चाहिए क्या होती है,
किसी भी रेट की यूनिट पता होनी चाहिए। एक तो ये मोलैरिटी सेकेंड यूनिवर्स होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। क्या भाई मोलैरिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ, मोल लीटर यूनिवर्स सेकेंड यूनिवर्स, ये भी लिख सकता हूँ। प्रेशर के टर्म में लिखोगे तो एटमॉस्फेयर लिख लोगे और सेकेंड यूनिवर्स लिख लोगे, ये भी आपको पता होनी चाहिए। फिर आगे चलते हैं। थोड़ा सा गाइस फास्ट चलना पड़ेगा क्योंकि हमें सिलेबस अच्छा खासा है और हमें जल्दी खींचना है, तो थोड़ा बहुत आपको बढ़िया से आप कभी आपको लगता है कि थोड़ा ज़्यादा चल रहा है, स्पीड चल रहा है, तो आप रुक के भी पढ़ सकते हो। ठीक है गाइस, हम आगे बढ़ते हैं। रेट ऑफ रिएक्शंस की बात करें तो उसके कुछ क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन निकालने की किसी अगर बात करता हूँ मैं, किसी भी रिएक्शंस को लेके बात चलता हूँ। H2 + O2 = H2O2, मान लो इलेक्ट्रॉन सपोज रिएक्शन है, इसमें जो मेरे को निकालनी है रेट ऑफ H2 की विलुप्त होने की दर दे रखी है, मार्क करके नहीं चल रहा है, विलुप्त होने की दर दे रखी है, और मेरे को निकालनी है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अपेयरिंग ऑफ ऑक्सीजन और रेट ऑफ अपेयरिंग ऑफ H2O2। तो इन दोनों के निकाल सकता हूँ। रिलेशन आपको पता होना चाहिए, ये बहुत ही शॉर्टकट व्यू है, बराबर रेट ऑफ H2O2। ये क्या होता है, स्टोइकियोमेट्री वाला होता है। जो भी स्टोइकियोमेट्री होता है उसको डिवाइड कर देंगे, ये सिंपल से बात है। अब इससे यहाँ पे किसी की भी रेट ऑफ क्या होता है, थोड़ा सा इंग्लिश में लिख लेता हूँ, बच्चे इंग्लिश में वाले भी आएंगे बहुत सारे। रेट ऑफ टी अपेयरिंग, ठीक है, और रेट ऑफ अपेयरिंग, इसकी रेट ऑफ अपेयरिंग होगी, इन दोनों के लिए क्या होता है, रेट ऑफ टी अपेयरिंग होगी। तो आप निकाल सकते हो बहुत ईजीली तरीके से, यार नो यार, तो आपको आगे बढ़ना है। यहाँ से हमारा रेट ऑफ रिएक्शन वाला पार्ट खत्म होता है। रेट ऑफ रिएक्शन वाले में दो और आते हैं। एक तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन दो होती है, किसी की भी रेट निकालने के लिए दो होती है। एक तो एवरेज वैल्यू होती है और एक इंस्टेंट वैल्यू होती है। कोई समझ लो, एवरेज वैल्यू का मतलब होता है चेंज होता है, इंस्टेंट मतलब किसी फिक्स टाइम पर बात करेगा। बात करता हूँ 3 सेकेंड 5 सेकेंड के मध्य में कोई सांद्रता में जो कंसंट्रेशन है उसका एवरेज वैल्यू निकालिए, तो आप इनका दोनों का चेंज करके निकाल दोगे। ठीक है, डेल्टा C बाई डेल्टा T है, तो आप दोनों पहले इस टाइम पर निकाल दोगे, फिर इस टाइम में दोनों को क्या कर दोगे, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दोगे और फिर टाइम का डिवाइड कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगी, एवरेज वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन आपको किस फिक्स टाइम पर बात करनी है, तो फिक्स टाइम पर आपको पता होना चाहिए कि जब भी कभी आप कर्व बनाते हो, देखोगे आप कर्व कंसंट्रेशंस का जो भी कर्व बनता है उसकी जो टेंजेंट्स होती है, वो उसका टेंजेंट का जो स्लोप होता है वो मैं इंस्टेंट वैल्यू देता है, तो आप स्लोप से निकाल लोगे। अरे ये सर, तो ये भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, नॉलेजेबल है। फिर आगे चलते हैं हम, सिंपल सी बातें करते करते आगे बढ़ते गए। फिर हमने कहा सिंपल सी आगे बढ़ते हुए देखते हैं रेट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स की बात करते हैं। रेट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स में बाद आपको पता होना चाहिए, रेट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स। सबसे पहले आता है कंसंट्रेशन, यहाँ से थोड़ा इंपॉर्टेंट बात चालू हो जाता है, यह बात आपको बताना चाहिए। सबसे पहले आता है कंसंट्रेशन में आपको पता होना चाहिए कंसंट्रेशन में होता क्या है, रेट को अफेक्ट वाला फैक्टर्स आता है। उसमें सबसे पहले बड़ी बात आपको पता होना चाहिए, इसके लिए एक नियम रूल आता है, लॉ आता है, जिसे बोलते हैं रेट लॉ। बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ कह सकता हूँ मैं, यहाँ से क्वेश्चन हर साल आता ही आता है। रेट लॉ क्या कहता है कि किसी भी रिएक्शंस के लिए जो उसके रिएक्टेंट है वो क्या होता है, किस पर डिपेंड करता है, क्या बोल रहा हूँ मैं, सॉरी मैं बोल रहा हूँ कि किसी भी रिएक्शंस में रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो उसके रिएक्टेंट पर निर्भर करती है। क्या करता है, डिपेंड करती है। अब डिपेंड कैसे करती है वो बात करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बताएगा। रेट ऑफ रिएक्शंस के अकॉर्डिंग जो डिपेंडेंसी होती है, मान लो कोई रिएक्शन दे रखी है A + B = C, ये रिएक्शंस के लिए रिएक्टेंट की बात करेंगे, A की कंसनट्रेशन, B की कंसनट्रेशन, और इनकी जो पावर्स होती है XY वो उसके ऑर्डर को बताएगा, और ये मिलके ऑर्डर है। यहाँ से एक कंसेप्ट जरूरी कंसेप्ट बताया, ऑर्डर क्या होता है ये भी बताएंगे हम, सिंपल सी बात है। तो क्या बोला मैंने, हम पढ़ रहे हैं रेट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स में सबसे पहले पढ़ रहे हैं कंसंट्रेशन में हमने सिंपल सी बात कही कि किसी भी रेट ऑफ रिएक्शंस के लिए जो रिएक्टेंट होता है वो क्या होता है, सॉरी किसी भी रिएक्शंस का जो रेट ऑफ रिएक्शंस होता है वो रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है। तो रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है तो हम रेट लॉ निकालेंगे। रेट लॉ का फॉर्मूला क्या होता है,
रेट लॉ इजिकल टू क्या होता है, हमने कहा सिंपल सी बात है कि जो भी उसकी कंसनट्रेशन होगी, उसकी जो पावर्स होगी, उसको क्या दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन से क्या मिलेगा, हमें रेट ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। या भाई ये या फिर कोई पॉलिसी हटेगा तो क्या आ जाएगा, कोई कॉन्स्टेंट आएगा, इसको बोलते हैं रेट कॉन्स्टेंट। अरे ये क्या हो यार, सिंपल यार, बहुत ही सिंपल चैप्टर इजीली हो जाता है। ये आ गया रेट कॉन्स्टेंट। रेट कॉन्स्टेंट के बाद सिंपल सी थोड़ी बहुत कंपैरिजन की बात आती है। भाई नोट्स तो बना नहीं पाओगे, तो नोट्स का तो मैं आपको किसी न किसी आपको आपके पास हर किसी के पास होंगे। तो मेरा उद्देश्य आपको रिवाइज कराना है, नोट्स बनाना नहीं है। तो आपके पास नोट्स पड़े होंगे, ये मैं उम्मीद करके आगे बढ़ते हैं। रेट ऑफ रिएक्शंस के बाद आगे बढ़ते हैं, सिंपल सी बातें करते हैं। यहाँ पे कुछ ये रूल्स भी कहता है, यहाँ पे हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शंस के लिए रेट लॉ पढ़ते हैं। रेट लॉ क्या कहता है, पढ़ते हैं रेट लॉ। रेट लॉ गाइस कहता है कि थ्योरेटिकली मान नहीं आता, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बोलते हैं ऑर्डर। एक हमने आपने पढ़ा होगा 11th में लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि किसी भी रिएक्शंस का रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है, उसकी कंसनट्रेशंस की, उसकी स्टोइकियोमेट्रिक पर डिपेंड करता है। क्या बताऊँ, स्टोइकियोमेट्रिक। ये प्रैक्टिकल वैल्यू है, ये थ्योरेटिकल वैल्यू है। थोड़ा बहुत कंपेरिजन पूछ सकता है इस दोनों में क्या क्या अंतर है। तो आपको पता होना चाहिए कि रेट लॉ इसके बारे में बताता है, प्रैक्टिकल वैल्यू ऑर्डर के बारे में बताता है, जबकि लॉ ऑफ मास एक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन स्टोइकियोमेट्रिक को इंडिकेट करता है। तो ये इन दोनों में किसी प्रकार का रिलेशन नहीं होता है। और इसमें से बेटर कौन सा है तो हम मानेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल वैल्यू में से बेटर होती है, इसलिए आपको बताना। ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर कोई भी हो सकता है, ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, ये जीरो हो सकता है, ये फ्रैक्शनल वैल्यू हो सकती है, जबकि ये हमेशा फिक्स वैल्यू। ठीक है, ये भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। फिर हमने रेट कांस्टेंट की बात करी। रेट कांस्टेंट ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ये रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। ये भी थोड़ा बहुत पता चाहिए। फिर इसकी यूनिट भी पता होनी चाहिए। इसकी यूनिट का फॉर्मूला होता है, ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। एन की वैल्यू ऑर्डर को बताएगा। यदि फर्स्ट ऑर्डर है तो सिंपल सी बात उसके लिए सेकंड यूनिवर्स हो जाएगा। यदि जीरो ऑर्डर है तो उसके लिए मोल, लीटर्स, यूनिवर्स, सेकंड यूनिवर्स निकाल दें। सेकंड ऑर्डर है तो आप निकाल लोगे एन का मान जो भी रखना है। ठीक है, सिंपल सी बात है, थोड़ा पता है।